हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट को पूरा लगाइएगा, यानी कि वीडियो को एंड तक देखना होगा आपको। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर होते चले जाएं। देखिए, परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। देखिए, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, तो विष्णुवर्धन था। राजधानी कहाँ थी इनकी, द्वार समुद्र थी। ठीक है, और इसका जो वर्तमान नाम है ये क्या नाम है, तो हलेवीड नाम है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, हलेवीड में प्रसिद्ध होयलेश्वर मंदिर है। ठीक है, होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो हलेवीड कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण कर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि खराज है, यहाँ पर खम्स है, उस्र है, जजिया है और जकात है। अब इनके बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये जो उस्र जो था ना, यह कर जो था, उस्र कर जो था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, उसके बाद खराज जो था यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात जो था, यहाँ पर देखिए जकात, यह मुसलमानों पर धार्मिक कर था। जजिया जो था यह हिंदुओं पर यानी कि गैर मुसलमानों पर यह धार्मिक कर था। और खम्स जो था, खम्स यह भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, बल्कि खम्स जो है यह लूट का धन पर होता था। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पर कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो इसमें से अगर आप खम्स को छोड़ देंगे तो खराज, उस्र और मुक्तई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पूछा गया है कि किसके निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। और अकबर के काल में नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का नाम क्या रखा था, रज़्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। तो ये राजा था अकबर। ठीक है, आपको याद भी होगा कि दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, और उस समय अकबर का जो है कार्यकाल चल रहा था। उसके बाद देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो यह पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था यह था रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी यह बाबर की पुत्री थी। इनकी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा है, आपको याद होगा। चलिए, तो ये बाबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो मराठों के उत्कर्ष के लिए उपर्युक्त सभी कारण जो हैं, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा,
राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेट नंबर री एग्जाम के लिए हम लोग सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर ले। वैसे 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए 100 से अधिक वीडियो को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन को कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है। बिहार करंट अफेयर, उसके बाद दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट, सभी वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने कवर करवा दिया है। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी को कैद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। जयपुर भवन में इनको नज़रबंद किया था। और शिवाजी 16 अगस्त 1666 को 16 अगस्त 1666 को जयपुर भवन से भागने में सफल रहे थे। और ये कहाँ पर है जयपुर भवन? तो फ्रेंड्स यह आगरा में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा। ठीक है, चलिए आगरा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दिया है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह वी.डी. सावरकर ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह एक युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह L.E.R. रिज ने कहा है। ठीक है, चलिए निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो देखिए भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय जी का जन्म 1772 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1833 में ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी और अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये सब ध्यान रखेंगे, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये आपको पता है राजा राममोहन राय को कहा जाता है, अभी मैंने बताया। उसके बाद देखिए वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको याद होगा किसने किया था, बताइए। तो 1906 में ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। उसके बाद देखिएगा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मैं भी मैंने बताया ढाका में। उसके बाद देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें से देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो यह है शंकरन नायर। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो अभी मैंने बताया था नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है ना वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर जो है यह वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है न कि बीज से, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, तो निर्भर हैं किस लिए? तो यह यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंब के लिए। क्लियर,
ध्यान रखेंगे। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। चलिए, ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक आलम्ब के लिए निर्भर रहते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं किनको? तो देखिए बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट यानी कि जलोभिद कहा जाता है। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधे को तैरने में सहायक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जलीय पौधे को। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घास्थि में बनती हैं और तिल्ली में बनती हैं। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, आपको याद भी होगा। उसके बाद चलिए मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो देखिएगा पाचक एंजाइम नहीं पूछा गया है, तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है ये पाचक एंजाइम है। ठीक है, देखिए ये ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है, टाइलिन जो है ये लार ग्रंथि में पाया जाता है और पेप्सिन जो है ये अमाशय द्वारा जो है यह स्रावित होता है। गैस्ट्रिन जो है ना, गैस्ट्रिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है जो अमाशय की जी सेल से, ठीक है, जी कोशिका से तथा ग्रहणी द्वारा यह मुक्त होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है, लैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक है, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एड्रेनलिन। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा एक तरफ रेडियो समस्थानिक है और दूसरी तरफ रोग के उपचार में इनका जो प्रयोग किया जाता है वो दिया गया। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर की पहचान किया जाता है। अब कोबाल्ट 60 का कैंसर में होता है, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में और सोडियम 24 का आपका क्या हो जाएगा? रक्त व्यतिक्रम में। ठीक है, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो देखिए ये सनई होता है। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्ण कटिबंधीय एशियाई पौधे के तने से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए उच्च वेग को मापा जाता है किसमें? उच्च वेग को मापा जाता है किसमें बताइए? तो ये मैक हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा? तो देखिए तरंग दैर्घ्य का जो है ये आपका हो जाएगा एंगस्ट्रम में, दाब का पास्कल में और ऊर्जा का जूल में। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 जो है इसका 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, फिर से मिलान करना है। देखिए स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्फिगमो मैनोमीटर यह रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो बहुत ही आसान है, मिला लेंगे आप लोग फ्रेंड्स। बल गुणनफल है, तो बल जो है यह गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, F=ma होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। न्यूटन इसका SI मात्रक होता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये कुरकुरे क्यों हो जाते हैं? तो देखिए क्या होता है कि इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और ये कुरकुरे हो जाते हैं। उसके बाद चलिएगा कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये आपको पता होगा कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कि कमरा गर्म हो जाता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दरवाज़ा खोल देंगे तो ठंडा हो जाएगा। ये प्रश्न इस बार 67th बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पास्चराइजेशन की खोज सबसे पहले बताइए किसने किया था? तो इसकी खोज जो है ना, इस विधि की खोज लुई पास्चर ने किया था। इसमें क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक जो है ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो यह सोडियम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। ऊष्मा का सर्वोत्तम जो संचालक है यानी कि चालक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम जो चालक है ना,
ये आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में चांदी दिया गया है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है यह एल्युमिनियम हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने वाले योग यानी कि लचीली और तन्य धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह सोना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण दिया गया है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सुचालक ये आपका शीशा हो जाएगा। तो अब आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? लोहा को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है तथा इसे धब्बा रहित बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। तो क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ क्रोमियम बना लीजिए। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह जो प्रक्रिया है यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया जो है यह स्कंदन है। ठीक है, राइट आंसर इसका स्कंदन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 से लेकर के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 तक में मैथ के क्वेश्चन हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इनके आंसर बता दूंगा। ठीक है, 51 पर डायरेक्ट हम लोग आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कर उतने ही निश्चित हैं जितने की मृत्यु हो, क्योंकि क्या कारण है इसका? तो देखिए क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल था ये 1952 से लेकर के 1957 तक रहा था। इसके अध्यक्ष जो रहे थे केसी नियोगी रहे थे। केसी नियोगी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे। ये सभी ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था ना ये 1961 से 66 तक नहीं था। इसका जो कार्यकाल था समय था 1974 से लेकर के 1979 तक रहा था। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, कहता है कि अगर किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत जैसे आगत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। बताइए, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम, यही कहता है यार। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिफल की आंतरिक दर जो है, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको और 5वां ऑप्शन तो आपको पता ही है। तो प्रतिफल की आंतरिक दर का नेट प्रेजेंट वैल्यू से इंगित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV से जो है इसको इंगित करते हैं। क्लियर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तात्कालिक संकेत नहीं है? तात्कालिक संकेत जो है यह नहीं है, लाभ में कमी नहीं है। ठीक है, लाभ में कमी हो जाएगा, बाकी सभी जो है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? राष्ट्रीय संदर्भ में भारत में मुद्रास्फीति बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि इसका प्रभाव आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों पर पड़ता है। यह आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में मुद्रास्फीति। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो है यह दर्शाता है इसमें से आय वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आय वितरण जो है लॉरेंज वक्र दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार जो है ना यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6ठे नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी बिहार की? तो 25.4% रही थी। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है भाई। चलिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, चलिए आगे मिलेगा, शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? वैशाली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए शिवहर का जो है 1880 है। ठीक है, शिवहर का कितना है? 1880 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया 1880, यहाँ पर भी दिया गया है। और अब देखिए अब पूछा गया है कि वैशाली का कितना है? तो 1717 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम कैमूर भभुआ का है 488। उसके बाद देखिए महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो देखिए इनका असली नाम कमरुद्दीन खान था। कमरुद्दीन खान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनका भिखारी ठाकुर यहाँ बना लीजिए, डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था किसके द्वारा, तो यह शिवलाल के द्वारा बनाया गया था। शिवलाल हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है। 150 प्रश्न कंटिन्यू बोलना, आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत का काम है। तो आपसे मैं कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दें। मैं सिर्फ आपसे लाइक की उम्मीद करता हूँ और शेयर का उम्मीद करता हूँ। चलिए, मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सुरेश दुबे को। सुरेश दुबे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सुरेश दुबे दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, सुरेश दुबे को कहा जाता है। उसके बाद देखिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी का दर्जा मिला था, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको एनआईटी का दर्जा 2004 में मिला था। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी पटना की स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। उसके बाद देखिए बिहार में किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए, तो ये कौन थे, योगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। हाजीपुर जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा इस प्रश्न को। देखिए राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है, तो यह जो जिला है यह जिला कौन सा है फ्रेंड्स बताइए, तो यह रोहतास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था, तो यह कब हुआ था फ्रेंड्स, 1986 में हुआ था, और मदरलैंड का 1920 में। ठीक है, चलिए तो ये 1986 हो जाएगा, द मदरलैंड का 1920 में। मजहरुल हक के द्वारा बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह भोजपुर के आरा में है। ठीक है, भोजपुर जो है भोजपुर जिला उसके आरा में है। भारत में प्रस्तावित बैड बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो देखिए जो बैड बैंक था ना इसका नाम क्या है, NARCL है, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके पहले CEO थे कौन, तो पद्म कुमार नायर थे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है इसके जो नए CEO बने हैं वो नटराजन सुंदर बने हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, वर्तमान की अगर बात करें तो नटराजन सुंदर होंगे। उसके बाद देखिए वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय का अंतिम आकलनों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और पूछा जा रहा है इसमें कि स्थिर कीमतों पर GVA की प्रतिशत वृद्धि दर पर विचार करके नीचे दिया गया जो विकल्प है उनमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है ये 3.6 हो जाएगा, उद्योग क्षेत्रफल जो है ये -6.96 हो जाएगा, सेवा क्षेत्रक जो है ये -6.16 हो जाएगा, और विनिर्माण क्षेत्रक जो है ये 7.15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो ये आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए सत्यपाल को बंदी कब बनाया गया था, तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल के दिन। ठीक है, और 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन जो है यह आपका दिसंबर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो सबसे पहले 9, फिर 13 और फिर दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। सांप्रदायिक अवार्ड और पुना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल जो अवार्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। और पुना पैक्ट कब हुआ था, तो पुना पैक्ट जो है यह कब हुआ था बताइए। पुना पैक्ट जो है यह हुआ था आपका, पुना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। देखिए इसमें क्या हुआ था कि सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिससे पुना पैक्ट में बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
पूना समझौता का उद्देश्य अभी मैंने बताया था, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। राइट आंसर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का पर प्रसारण किया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से सदस्य दल जो था उसकी एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। यहाँ पर उषा मेहता दिया गया है, उषा मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन कांग्रेस के रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कौन करते थे, तो राम मनोहर लोहिया करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो विंस्टन चर्चिल था, और आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो इनको महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिली थी। ठीक है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपनी शरीर त्यागा था। कुशीनगर हो जाएगा। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म जो है इनका कहाँ पर हुआ था, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, डेट भी लिखेंगे, सन भी लिखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? सर्वप्रथम जो है यह नवपाषाण काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नवपाषाण काल में ही गेहूं का उद्भव हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा धौलावीरा जो है ना, इसका खनन जो है, इसके खनन से संबंधित वीके थापर नहीं है, बल्कि कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, यानी कि RS बिष्ट हैं, तो इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। उसके बाद देखिए अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जो है जैन धर्म का है, जैन धर्म हो जाएगा, यानी कि जैन मत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो यह विशाख दत्त का है। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ध्यान रखेंगे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है, तो यह आपका हो जाएगा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता अध्यक्ष। ठीक है, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष भूमि जो होता था, कृषि भूमि उसका अध्यक्ष था, वहीं भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। उसके बाद देखिएगा कि शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता जो है यह किसको माना जाता है? यह चंद्रगुप्त को माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ठीक है, और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था, तो यह मुसलमान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो था यह मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम अधिकारियों आक्रमणकारियों के द्वारा जो है इसे नष्ट किया गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था, विक्रमशिला धर्मपाल ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे कि निम्नांकित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। संस्थापक कौन था? विजयालय था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो यह 1935 में जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है प्रवर्तित किए जाते हैं? तो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जाते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद देखिएगा कि किसी अपराध को अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 20(3) में है। ठीक है, 20(3) में जो है आप किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो 20(3) हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ये KT शाह ने कहा था। किसने कहा था?
KT शाह ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो आपको याद होगा कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जो है शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये आज सरदार स्वर्ण सिंह हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन जो है एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका लोकसभा के सांसद और यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सांसद, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 1942 में जो है इसकी स्थापना हुआ था और इसका डायरेक्टर जनरल राजेश गोखले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो आपको याद होगा कि 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GB मावलंकर थे। ठीक है, GB मावलंकर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, तो यह एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी ये कौन है? तो यह नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर से नहीं मिलती हैं। उसके बाद देखिएगा कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो वहां पर जो है नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वेयंत सयोधर, यह आपका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए पीरम, पीरम हो जाएगा खंबात की खाड़ी। द्वारका जो है यह आपका हो जाएगा अरब सागर तट, और दीव जो हो जाएगा यह आपका काठियावाड़ तट। ठीक है, इसको अब आप लोग मिला लेंगे। उसके बाद चलिएगा कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से जो है यह नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी ध्यान रखेंगे, और यह अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। राइट आंसर इसका नर्मदा हो जाएगा। चिल्का झील जहाँ अवस्थित है, तो चिल्का झील जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आपको याद भी होगा कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है चिल्का झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि लैगून झील है। और पूछा गया है कि यह स्थित कहाँ पर है, वह तट कौन सा है? तो देखिए वह जो तट है वह है उत्तरी सरकार तट। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेगुर जो है किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापांव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और देखिए इस पर जो पूछा गया है कि कौन सा बांध निर्मित है, तो कौन सा बांध निर्मित है? तो यह बांध जो है यह गांधी सागर बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में रहा भारी मात्रा में भंडार है, तो KGD6 बेसिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 2002 में भारत के तत्कालिक बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी।
कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, प्राकृतिक गैस भंडार, तो ये गैस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से निम्न राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा होगा, तो यह जो होगा आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, मिल्की वे आकाशगंगा जो है वर्गीकृत की गई है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर सर्पिल गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, सर्पिलकार। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जो है यह प्रशांत महासागर से होकर के ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरुस्थल में बनती है बलुआ पत्थर। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से जो संबंधित है वो कौन सा है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लिवेंट कंपनी। ठीक है, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह किस संधि से समाप्त हुआ था, तो एला सापल की संधि के तहत जो है यह अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा था, और प्रथम मैसूर युद्ध जो है, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। ठीक है, तो अब आप इसको मिला लेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है, तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, और ओणम जो है, ओणम ये केरल में मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो यह मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। ठीक है, चलिए तो मणिपुरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारत छोड़ो दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को जो है भारत छोड़ो दिवस या अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कौशल विकास योजनाओं को लाभान्वित लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए NEGD के सहयोग से मंत्रालय द्वारा विकसित, यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पीएम बताइए, पीएम दक्ष दृश्य परम क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका पीएम दक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों के टैली को पछाड़ करके टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है, तो ये जेम्स एंडरसन है। और पहले ये तेज गेंदबाज हैं जो इतने विकेट लिए हैं, बाकी आगे जो है इनसे सभी स्पिनर हैं, लेकिन ये तेज गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। उसके बाद देखिए जापान में हर साल किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। भारतीय नौसेना और खाली स्थान दिया गया है ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना और भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच का युद्धाभ्यास है। उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होमलेन के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है, तो देखिए होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है, MS धोनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए द ईयर डेट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। देखिए इस पुस्तक को लिखा है ब्रिसा जैन ने। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है शबाना आजमी ने। उसके बाद देखिए रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ सुझाव और सहायता के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान है, यह कितने भाषाओं में उपलब्ध है, तो यह जो है
12 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, 12 भाषा हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह राज्य जो है यह कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो प्रसिद्ध अभिनेता थे अनुपम श्याम। ठीक है, अभिनेता हो जाएगा। उसके बाद देखिए बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है, बताइए। तो देखिए इसका थीम जो था किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है कि सरकार ने एमएसएमई उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने में मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हकदर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हरियाणा सरकार है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किया है। उसके बाद देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक 48वां है। भारत ने 7 मेडल जीते हैं और पहले स्थान पर यूएसए है। विश्व जैव ईंधन दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? तो यह हर साल जो है मनाया जाता है 10 अगस्त के दिन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित वार्षिक सैन्य युद्ध खेलों का 7वां संस्करण है? तो यह देखिएगा यह जो है प्रतियोगिता रूस में आयोजित किया जाता है। ठीक है, रूस हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 8वीं न्याय मंत्री की बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने ही इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। किरण रिजिजू हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। मनीला में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि 10 अगस्त को इनमें से किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है? तो 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है शेर दिवस। ठीक है, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किस आईटीबीपी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 2 महिलाएं प्रकृति और दीक्षा पास हुई हैं? तो पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है। मसूरी में अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2 महिलाएं प्रकृति और दीक्षा आईटीबीपी में लड़ाकू अधिकारियों के रूप में शामिल हुई हैं। मसूरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा। GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है? तो बताइए यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह जो है उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह है। यहाँ पर देखिए भू इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात द्वारा शुरू किया गया ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल निम्नलिखित में से किस सेवा को कवर करता है? तो यह कवर किसको करता है बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से करेक्ट आंसर देखिए संपत्ति कर को, पेशेवर कर को, जल और जल निकासी शिकायत और शिकायत वितरण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल इसमें शामिल हैं। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिए हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति ने लिखा है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। सुधा मूर्ति इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पुरस्कार विजेता उपन्यासकार खालिस्तान द्वारा है, खालिस्तान दिया गया है, द्वारा लिखित द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक है। तो यह अनुराधा रॉय के द्वारा लिखित है, अनुराधा रॉय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि युद्ध नायक कोमोडोर कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव का निधन हो गया, बहुत लंबा नाम है। वह निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो 1971 में जो फ्रेंड्स जो युद्ध हुआ था 1971 में, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की खुली बहस 2021 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो विषय है वह समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो इसका जो मुख्यालय है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लांड हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ग्लांड हो जाएगा, हिंदी में ग्रंथि हो गया है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन बता देता हूँ आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में मैथ के प्रश्न है। देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बार आप लोग खुद से हल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैं केवल आंसर बताते चल रहा हूँ। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, सॉल्यूशन करने में मुझसे गलती हो गई हो, तो एक बार खुद से सॉल्यूशन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 का देख लीजिए, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 का देखिए, 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 50 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।